like wave, but it is emitted in the form of packets of energy, called quanta. ठीक है, पहली बात इसने ये कही कि लाइट किसी भी चीज से एमिट या एब्जॉर्ब जो होती है वेव की सूरत में नहीं होती। ये जो एमिट या एब्जॉर्ब होती है ये क्वांटा की सूरत में होती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। दूसरी जो बात इसने कही कि एनर्जी ऑफ क्वांटा is related with frequency। ये बहुत ही नॉवेल आइडिया था बेटा। मीन्स एनर्जी ऑफ क्वांटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी या E is equal to h nu। बेटा ये जो बात थी कि एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है, ये चीज उस वक्त मानने जैसी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मैक्सवेल की थ्योरी को माना जाता था और ये कहा जाता था कि लाइट की नेचर वेव है। जब लाइट की नेचर वेव है तो वेव की एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ना ये एक अजीब बात जानी जाती थी कि फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे ताल्लुक है एनर्जी का, क्योंकि लाइट को वेव माना जाता था और वेव की एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ हो, ऐसा जो है वो मानना थोड़ा मुश्किल था। क्योंकि उस वक्त एग्जांपल्स मौजूद थे कि जैसे साउंड वेव है, इस साउंड वेव को आप देखते हैं कि साउंड वेव हाई फ्रीक्वेंसी है लेकिन लो एनर्जी है। तो साइंटिस्ट कहते थे अगर ओशियन वेव्स को हम देखते हैं तो ओशियन वेव्स जो होती है वो लो फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी है। आप देखते हैं ओशियन की वेव्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो उस वक्त ये एग्जांपल दी गई कि अगर लाइट वेव है तो उसकी एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वेव्स थी जैसे साउंड हाई फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी था और ओशियन वेव्स लो फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी थे। तो साइंटिस्ट कहते थे कि अगर एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ होता तो साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए और ओशियन वेव्स के अंदर कम होनी चाहिए। उस वक्त एनर्जी का ताल्लुक एम्पलीट्यूड के साथ जोड़ा जाता था, इसलिए कहा जाता था कि ओशियन वेव्स का एम्पलीट्यूड बड़ा है इसलिए उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, जबकि साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड कम है इसलिए उसके अंदर एनर्जी कम है। तो इसलिए कहा जाता था कि एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ना ये थोड़ा सही नहीं लग रहा था। ये वो आइडिया था जो नॉवेल आइडिया कहलाता है, मींस बिल्कुल नया आइडिया कहलाता है। ठीक है, तो ये जो था इस तरह से आप कह सकते हैं और इसके अंदर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि E is equal to h nu और फ्रीक्वेंसी होती है बेटा लैम्डा के बराबर। तो इस तरह से अगर एक क्वांटा है तो एनर्जी n h nu, अगर एक क्वांटा है तो n is equal to 1 और एनर्जी is equal to h nu। फॉर n क्वांटा, अगर n क्वांटा निकलते हैं बेटा, फॉर n क्वांटा इसकी एनर्जी हो जाती है बेटा E is equal to nh nu। n क्वांटा की एनर्जी होती है बेटा nh nu। तो आप कह सकते हैं कि बेटा इस थ्योरी के अंदर वेव की नेचर के बारे में नया कॉन्सेप्ट दिया गया कि वेव की जो नेचर होती है ये पार्टिकल नेचर है और लाइट की जो नेचर है पार्टिकल नेचर है, और लाइट जब किसी भी चीज से एमिट या एब्जॉर्ब होती है तो वो लाइक अ पार्टिकल होती है, लाइक अ वेव नहीं होती। और उसकी एनर्जी का ताल्लुक जो दिया गया वो बेटा फ्रीक्वेंसी की थ्योरी सक्सेसफुली explained black body radiation curve। इस थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया बेटा। इस थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बेटा सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया।
और इसकी प्राइस क्या थी? प्राइस ऑफ सक्सेस revolution in concept that light is not a wave but it is a particle. लाइट वेव नहीं है, इसकी नेचर कौन सी बेटा? पार्टिकल नेचर है। तो आप कह सकते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स को, और उसकी प्राइस ये थी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व्स ने जब एक्सप्लेन कर दिया प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ने, तो इसकी प्राइस ये थी कि ये थ्योरी कहती थी कि लाइट की नेचर वेव नहीं है, लाइट की नेचर पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब आगे कर डिस्कस